Hello, my dear CMA Inter students. This side Professor हर्ष अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस. मैं आप सबके लिए आज के सेशन में लेके आया हूँ जो आपका पेपर नंबर 5 हो चुका है CMA इंटर ग्रुप 1 के बारे में. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस 2016 सिलेबस का पेपर डिस्कशन, एक बार पेपर का रिव्यू, आपके MCQs के क्या आंसर्स थे क्या आंसर्स नहीं थे वो ये हम सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं. और साथ ही में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, थ्योरी पे क्या फोकस किया था, वो सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस होने वाली है. वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना, एंड तक बने रहना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. वेदर इट कैन बी न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस. वैसे ये वीडियो स्पेसिफिकली ओल्ड सिलेबस के लिए है क्योंकि उनका पेपर रिव्यू होने वाला है आज के सेशन में. तो आजा यार देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ था हमारे पेपर में. देखो ये आपका पेपर है सीएमए इंटर ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नंबर 5 2016 सिलेबस के अकॉर्डिंगली. बहुत सिंपल पेपर आया था, मतलब थ्योरी पे एम्फेसिस ज्यादा किया था ये पेपर में भी. जैसे हर टाइम आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है, उनका एक मॉड्यूल फिक्स्ड है, एक प्रैक्टिकल डालेगा एक थ्योरी क्वेश्चंस डालेगा, उसी प्रकार से ये पेपर बनाया गया है. अगर आप देखोगे तो इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन भी जाके देखोगे तो शॉर्ट नोट्स के बारे में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बच्चों को पूछे गए थे. आज हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, और साथ ही में इसके MCQs के आंसर्स क्या थे. बहुत बच्चों का मुझे मैसेज आया था, सर MCQs राइट है क्या रॉन्ग है ये पता नहीं है सर, आप एक बार आंसर बता दोगे तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा सर. तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका पेपर है. क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका MCQs था, आपके 10 MCQs पूछे गए थे. Dash represents a potential obligation that will be created depending upon an outcome of an event. सर इसका मतलब क्या आता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी. यार आपने पढ़ा हुआ है, हमने ये सब रेगुलर लेक्चर में डिस्कस किया है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिंजेंट लायबिलिटी. सर उसके बाद on the basis of which of the following concept a business is assumed to be exist over an indefinite and it is not established with an objective of closing down. कौन सा कंसेप्ट है यार आपका, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, बी. पढ़ा हुआ है हमने, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज व्हाट, इनफाइनाइट. उसके अलावा सर अकाउंटिंग इवेंट्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. आइदर इट कैन बी इंटरनल आइदर इट कैन बी एक्सटर्नल. ये हमारा हो गया था. देखो यार ये एक इंश्योरेंस क्लेम पे सवाल पूछा गया था, सॉल्व करना था आपको कि एडिशनल क्लेम का कितना आपको, एडिशनल एक्सपेंस का कितना क्लेम मिलेगा आपको. तो मैंने देखो यहाँ पे ना एक PDF में आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं. देखो नेट प्रॉफिट दिया था आपको 6,20,000, उसी के साथ सर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए थे 2,60,000 और दिया था आपको अनइंश्योर्ड 80,000. जीपी रेट था आपका 25%. ये सब चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड की गई थी. एडिशनल एक्सपेंस में आप सबको याद होगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग रहता है. पहला कितना खर्चा किया, दूसरा सर जितना सेल्स हुआ इनटू व्हाट, जीपी का रेट. सर सेल्स कितना हुआ एक्स्ट्रा, 3,50,000 का सेल्स हुआ, क्वेश्चन में मेंशन्ड है. जीपी रेट कितना था 25%. तो आंसर कितना आएगा आपका 87,500. सर ये आंसर है क्या, ये आंसर नहीं है. 87,500 आपका आंसर आया रहेगा. और जो आपका तीसरा वाला था आप सबको याद रहेगा वो फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू व्हाट, एडिशनल एक्सपेंसेस. ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था. इस तरीके से हमने उसको ऐड किया. 6,20,000 प्लस 2,60,000 प्लस 80,000, ये आपका नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस था. और ये बस आपका इंश्योर्ड वाला पार्ट था. इनटू क्या कर दिया हमने, एडिशनल एक्सपेंसेस जो आपका फॉर्मूला था. हमको आंसर मिल गया 77,916.66. और आपको ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, आपको ऑप्शन दिया गया रहेगा. आपको जब जाओगे आप क्वेश्चन पेपर में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था. एकदम सिंपल सा सवाल था, 2 मार्क्स पूरे आपके बन गए थे. सर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वो आपको पूछ लिया था RDD के बारे में कि RDD कितना रहने वाला है, कितना आप डेबिट करोगे. एकदम सिंपल सवाल था क्योंकि यहाँ पे आपको ओपनिंग RDD दिया था, बैड डेट्स का अमाउंट दिया था, साथ ही में आपको डेटर्स का अमाउंट दिया था और 5% प्रोविजन बनाने बोला था. तो अब अगर देखो ये मैंने सॉल्व करके रखा है. अगर आपको देखना है, देखो डेटर्स में से हमने माइनस कर दिया बैड डेट्स, माइनस कर दिया एडिशनल बैड डेट्स, आपको मिल गया ये अमाउंट. RDD आपने जो 5% क्रिएट किया वो, और आपका आंसर कितना आने वाला है 2625. जो अमाउंट आपको क्या करना है, डेबिट करना है PNL अकाउंट में, वो हमने यहाँ से निकाल दिया. बहुत सिंपल सवाल है. बैड डेट्स दिए थे पुराने वाले,
नए वाले बैड डेट्स भी दिए थे और साथ ही में बोला था कुछ बैड डेट्स रिकवर भी थे। उन सबको अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आएगा 2625। बेहद सिंपल 2 मार्क के लिए सवाल आया था ये, मतलब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपके हाथ में पूरे के पूरे 1 मार्क इससे आज गए रहते। 1 मार्क के लिए सवाल था, सो सॉरी मैंने 2 मार्क बोला, 1 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन आया था। फिर सर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अगर हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल फाइनल अकाउंट्स के ऊपर सवाल आ गया। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड सब कुछ दिया था। आपको बोला था निकाल के दो क्लोजिंग स्टॉक कितना है। यार यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दी आंसर, कैसे आपको निकालना है आंसर। देखो मैंने सॉल्व करके रखा है आप सबके लिए, आपने अगर बस ध्यान दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा आंसर है इसका। ये देखो, ये देखो यहाँ पे आओगे, देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हमने, परचेस लिख दिया हमने, कैरेज इनवर्ड लिख दिया। सर कैरेज आउटवर्ड भी आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ व्हाट, P&L अकाउंट। सेल्स लिख दिया, सेल्स में से क्या माइनस कर दिया, सेल्स रिटर्न। ये आपको जीपी निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने बोला था 25% ऑन कॉस्ट। अरे वो याद करो ना, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस, तो हमने 100 को कॉस्ट पकड़ लिया, इनवॉइस को 125 और 20,94,000। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा, कॉस्ट में से माइनस करोगे सेलिंग प्राइस, यू विल गेट व्हाट, दी आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट एक बार निकल गया, इसको निकालोगे एज अ व्हाट, बैलेंसिंग फिगर। बहुत सिंपल सवाल था, आराम से यहाँ पे आप 1 मार्क स्कोर कर सकते हो, बस सोचने वाला सवाल था। फिर उसके बाद सर हमारा सब्सक्रिप्शन का सवाल पूछ लिया था एनपीओ के बारे में। सर वो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा बात करता है सब्सक्रिप्शन के बारे में। हमने लेक्चर में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था इसके ऊपर, कैसे सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व नहीं करते। देखो आपको दिया था रिवर्स वाला सम, तो आप सबको याद होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको निकालना क्या था, रिसीट्स एंड पेमेंट। तो सर सब जो हम लोग ऐड करने के उसको माइनस करना पड़ेगा, और जो माइनस करने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग वाला ओपनिंग को क्या करेंगे हम लोग, ऐड, इसको क्या करेंगे माइनस, इसको क्या करेंगे माइनस, इसको करेंगे हम ऐड। हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 6,14,000, एज सिंपल एज दैट। क्या आंसर आने वाला है, 6,14,000। ये देखो, ये जो सोल्यूशन है उसमें आपको दिखता रहेगा आंसर, कितना दिखता रहेगा, 6,14,000। ये जो पीडीएफ है जो मैंने सोल्यूशन का है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, उस पर आप जाके आराम से सोल्यूशन को गो थ्रू कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन सॉल्व कर रखा है, कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते। सर अगला जो सवाल था इसमें थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, सर आंसर कैसे निकालना है। एकदम ट्रिकी और सिंपल, ट्रिकी भी बोलेंगे और सिंपल भी बोलेंगे, जिसने कॉमन सेंस यूज किया रहेगा उसको सिंपल से जमा रहेगा यार। ओपनिंग डेटर्स दिया था, कलेक्शन दिया था, डिस्काउंट दे रखा था, आपको सब कुछ चीज दे रखे थे, बस 2 चीज निकालने बोला था कि क्लोजिंग डेटर्स का वैल्यू कितना रहेगा और साथ ही में आपकी क्रेडिट सेल्स कितने रहेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ना सॉल्व कर रखा है इसको भी, जस्ट यू हैव टू सी ओवर हियर। देखो ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा था डेटर्स का, कलेक्शन दे रखा था, डिस्काउंट दे रखा था, क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं था, बस बोला था 20% बोला था। किसके बोला था सर, 20%। तो मैंने सर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया और आपने क्या कर दिया, सेल्स को मान लिया x, डेटर्स का क्या मान लिया 0.2x। ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर्म करो, आंसर निकालो 19,37,500, और ये आ गया तो इसका आप 20% निकालो, आपको आंसर इतना ही मिलेगा। सिंपल सिंपल सी बात है, क्योंकि जो बोला है क्लोजिंग डेटर्स वो 20% ऑफ द विच सेल्स बोला है क्रेडिट सेल्स, एज सिंपल एज दैट, वी आर डन। फिर सर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 9, पार्टनरशिप का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने देखा रहेगा। पार्टनरशिप के बारे में क्या पूछा था उन्होंने कि बी को कितना शेयर मिलेगा। अगर कुछ बोला नहीं हो और सेक्शन 37 बोलता है भाई साहब पार्टनरशिप एक्ट का, अगर कुछ बोला नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। सर 2,08,125 डिवाइडेड बाय 3 करो आप, तो आपको मिलेगा 69,375, एज सिंपल एज दैट। सर ये वाला सवाल यहाँ पे बच्चों ने कंफ्यूजन किया है, भूलना नहीं है अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल भी। ये देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है, पूरे गुड्स के ऊपर लोडिंग कितना था, 17,000 था, क्योंकि कॉस्ट प्लस 25% बोला और कॉस्टिंग बोला था 68,000, तो इनवॉइस प्राइस कितना हुआ 85,000। आपका लोडिंग कितना आया, 17,000 रुपए लोडिंग आया सर। और आपको बोला था कि गुड्स ऑफ द ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस होता है 25,000 के वैल्यू होते हैं, तो अगर 85,000 के लिए 17,000 लोडेंगे, 25 के लिए कितना 5,000, ऑप्शन नंबर बी। आराम से आपने मार्क किया रहता, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, बी।
इसका बी मार्क किया हमने, ऊपर का यहाँ पे 19,37,500 मार्क कर दिया हमने, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद सर ये मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग अगेन एंड अगेन, वेरी 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 सिंपल। अकाउंट सेल किसके लिए बात करता है सर, कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए। एंडोमेंट फंड हमारा एनपीओ के लिए बात करता है। लिमिटेड ड्यूरेशन जॉइंट वेंचर बोलता है। एक्सेस वर्किंग रॉयल्टी के बारे में बात करता है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट। सिंपल, 5 मार्क तो मैच दी फॉलोइंग के एकदम एकदम सिंपल थे, इसको तो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो। आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा, आई थिंक सो। सर ये ट्रू और फॉल्स, क्लोजिंग स्टॉक हियर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, देन इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता सर, जब एडजस्टमेंट मिलता है तभी दो फिर आते, तो पहला आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। Gardner versus Murray rules, the solvent partner should bear the loss arising due to insolvent partner in their last agreed capital. लास्ट अग्रीड कैपिटल, लास्ट अग्रीड कैपिटल सही है इसका आंसर। आपने क्या मार्क किया था, ट्रू या फॉल्स मार्क किया था, एक बार समझो कि भाई साहब विच कैपिटल बोला है, लास्ट अग्रीड कैपिटल। लास्ट अग्रीड कैपिटल नहीं होता है, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल दी नेसेसरी एडजस्टमेंट, जो आपका कैपिटल रेशियो रहेगा उस पर आप करोगे, तो इसका भी आंसर फॉल्स है। अरे यहाँ पे देखो, हायर परचेस ट्रांजैक्शन, राइट टू सेल द गुड्स रिमेन विद द सेलर but right to transfer of the goods is transferred to the purchaser. नहीं sir, false. Expenses incurred out the branch in either reduction in cash balance at the end of the liability, at the end of its increase it does not appear in the branch account। होएगा ही नहीं ना, खर्चा करेंगे तो क्या ब्रांच अकाउंट में अपीयर होने वाला है क्या। देखो यार, ब्रांच ने खुद के खर्चे में से खर्चा कर दिया, क्या वो ब्रांच का एक्सपेंसेस मेरे बुक्स में एंटर होएगा क्या, नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू, not recorded in the branch account। सही है एकदम। प्री पैकेजिंग अकाउंट सॉफ्टवेयर इज डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल रिक्वायरमेंट, क्या आपके हिसाब से चलता है क्या, नहीं। आंसर क्या रहेगा इसका भाई साहब, प्री पैकेजिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहता है, वो कस्टमाइज रहता है सर। इसका भी आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। जर्नल फोलियो शुड स्टैंड इन, किसके अंदर स्टैंड होगा सर, लेजर। एकदम सिंपल सिंपल सी बात है। इंटेंजिबल एसेट्स आर रिटर्न ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, द पीरियडिकल राइट ऑफ इज नोन एज व्हाट, क्या करते हैं हम उसको, अमोर्टाइजेशन। सर construction contract A7 is applicable in accounting for construction contract in the books or in preparation of financial statements of what, production activities। very 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 simple। P given sharing profit and losses in the ratio 2:1:1, they admit S as a new partner for 1/8 share, S को नया पार्टनर लेके एज अ 1/8 शेयर। ऐसे प्रकार के सवाल हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। और बोला फ्यूचर प्रॉफिट एस का 3/4 एक्वायर किया उसने पी से और बचा हुआ किया आर से, तो आपका न्यू पीएसआर क्या आएगा। पीएसआर अगर हम निकालने के जाए तो बहुत सिंपल सिंपल तरीके से निकालना है, ये सम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनो यार, आपको ओल्ड रेशियो दे रखा था, आपको न्यू रेशियो नहीं दिया था, आपको बस बोला था कि पी ने एक्वायर किससे किया, एस ने एक्वायर किससे किया, आपके पी से और आर से 1/8 से। तो पहले बैलेंस रेशियो निकालो, आप स्टेप समझ लो, पहले बैलेंस रेशियो निकालो, पी ने कितना सैक्रिफाइस किया, आर ने कितना सैक्रिफाइस किया वो निकालो, फिर आप क्या निकालो, न्यू रेशियो, एज सिंपल एज दैट। आपका जो न्यू रेशियो आएगा इट विल बी समथिंग आपका 4:1:1:2, 4:1:1:1, ऐसा समथिंग आपका न्यू रेशियो आने वाला है। आप अगर सॉल्व करोगे तो ये टाइप का आपका कुछ नया रेशियो आएगा। At the time of preparation of final accounts, goods distributed as free samples are debited to, और डेबिट किस में करेंगे, P&L, क्योंकि एक प्रकार से वो आपके क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट, एंड क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि गुड्स चलेगा। ठीक से एमसीक्यूज थे जो हमको सॉल्व करने थे। बेयर मिनिमम अगर आप देखोगे 5, 10, 15, 15 और 10, 20, यस। तो हम लोग थे भाई साहब, हमने हमारे पूरे 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आंसर के साथ डिस्कस कर लिए। आप सबको पता चल गया रहेगा कि आपका आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद हम जाते हैं सर क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11 मार्क्स के लिए आपको आया था एग्जाम में, बहुत सिंपल टॉपिक था, कुछ भी ऐसा अलग एडजस्टमेंट आज सच आपके बुक में नहीं था। ये साइड के सारे एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो हमारे मेन बुक के अंदर कवर्ड है। ये 11 मार्क्स पूरे आपके हाथ में थे, मतलब यार फ्री के 11 मार्क्स आपको इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दे रखे थे। उसके अलावा देखो ये आपको दिखता रहेगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, क्या पूछा था सब, मैं आपको वो डिस्कस कर लेता हूँ।
कि भाई साहब वो मेंटेन कर रहा है एज पर व्हाट, अक्रूवल बेसिस। उसके सम फ्रेंड्स ने एडवाइस किया तो किस पे शिफ्ट हो जा, कैश बेसिस पे शिफ्ट हो जा। उसका मिड साइज बिजनेस है, तो इसके बारे में आपको बताना है, आपको बस जस्टिफाई करना है रीजन क्या है। वो लोग फॉलो कर रहा है अक्रूवल बेसिस, उसके दोस्त बोल रहे हैं ट्रांसफर करो ऑन विच बेसिस, कैश बेसिस। उसके बाद सर बिल ऑफ एक्सचेंज का सवाल आया था 15 मार्क के लिए। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज के सवाल में क्या पूछा था भाई साहब, डिसऑनर्स के एंट्री पूछे थे कि बिल डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री पास करते। उसके अलावा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी 15 मार्क्स बेनिफिशियल। देखो मतलब 25 मार्क्स पहले सिक्योर कर दिए, 20 में से बेयर मिनिमम आपने 20 तो लिए रहेंगे, 15 मार्क आपने सेकंड क्वेश्चन से उठा लिए, उसके बाद बचे हुए 15 मार्क आपको बिल ऑफ एक्सचेंज देने वाला है। फिर देखो यार ये आपका एनपीओ का सवाल आ गया यार, और बस बैलेंस शीट बनाने बोला था उन्होंने, और कुछ भी नहीं, 10 मार्क फ्री के, ना रिसीट एंड पेमेंट, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओनली एंड ओनली प्रिपेयर व्हाट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाओ, मार्क्स लेके जाओ 10 मार्क। उसके बाद देखो यार ये और एक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग से आ गया यार, कि वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा था किसके अंदर, जर्नल के अंदर, इंस्टेड ऑफ व्हाट सब्सिडरी बुक्स। और उसका लार्ज साइज मतलब बड़ा फर्म था, लार्ज साइज फर्म था, तो क्या उसका बेटर कंट्रोल रहेगा, क्या डिसीजन उसे लेना चाहिए, क्या उसने शिफ्ट होना चाहिए, जी हाँ शिफ्ट होना चाहिए, सब्सिडरी बुक्स उसका हेल्प करेगा। उसके बाद सर डिप्रिसिएशन का सवाल आया था आपको पूरे पूरे 10 मार्क के लिए। डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, डिप्रिसिएशन फंड बनाओ, डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट बनाओ। अब 10 मार्क्स, सिंपल प्रॉब्लम, चॉइस करता है आपको, क्योंकि लेंदी था, 3 अकाउंट बनाने थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है करना है क्या नहीं करना है। वैसे अगर मैं आपके जगह पे रहूंगा तो मैं आपको सिलेक्ट करने बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर आफ्टर दैट 6। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बी पार्ट थ्योरी था, जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट से आया था, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का था, 5 मार्क्स पूछ लिए थे आपको। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का जो आपका पार्ट है पहले चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर पूछ लिया था। ये आपका आ गया इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर, पूरे पूरे 8 मार्क्स के लिए इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर आपको पूछा गया था। यू हैव टू जस्ट क्या निकालना था आपको, लॉस ऑफ स्टॉक निकालना था, एंड सब्जेक्ट टू व्हाट, एवरेज क्लॉज। पता है हमको यार, सारे स्टेप्स पता है कैसे सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व नहीं करते। फिर सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 पे सवाल आ गया था, बस कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वो बताने थे, पूरे 7 मार्क्स हाथ के थे आपके, मतलब वेरी 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 सिंपल। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलता है पार्टनरशिप अकाउंट, जो आपको 15 मार्क्स देता है। मतलब आज सच कुछ अलग क्वेश्चन नहीं था पार्टनरशिप में, ओनली सिंपल था, आपको क्या बनाना था भाई साहब, यू हैव टू रिक्वायर टू पास एन एंट्री, फर्म का गुडविल बताओ, एडजस्टेड प्रॉफिट बताओ, और साथ ही में क्या बताना है, रेम्यूनरेशन ऑफ द ए विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल। पार्टनरशिप का सवाल 15 मार्क्स के लिए आता है। बहुत सारे बच्चे पार्टनरशिप में ऑप्ट किया रहेगा या तो नहीं किया रहेगा, डिपेंड करता है, क्योंकि आपको 7 में से, आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्वेश्चन जो आपके पास रहते हैं उसमें से कोई भी 5 पिकअप करने हैं, तो आपका चॉइस होता है। बहुत ज्यादा लोग इस पे प्रेफर हो गए रहेंगे शॉर्ट नोट्स के ऊपर, क्योंकि रेवेन्यू कैपिटल रिसीट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग वापस से, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आपका फाइनल अकाउंट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, अगेन एंड सिंपल डिस्टिंग्विश, ये हमने बुक में ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड तीनों डिस्टिंग्विश हमारे बुक के अंदर, और साथ ही में आपको दिख रहा है इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन और एकदम लास्ट में आपको पूछा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 37 के बारे में बताओ। बस ये आपका पेपर था। आई थिंक सो आप सब ने बेयर मिनिमम 70 to 75 मार्क्स, मेरे हिसाब से तो 80 to 85 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट करना चाहिए था। मैंने आज के सेशन में आपके साथ एमसीक्यू के आंसर्स जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे 25 मार्क्स को डिस्कस कर लिए। बाकी का फर्दर वीडियो, बाकी के आंसर्स के साथ बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस पे आएगा। तब तक के लिए आई थिंक सो आप सबको वीडियो बेनिफिशियल रहेगा, आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, and all the best for your remaining paper. तब तक के लिए thank you and bye bye, take care and lots of love from AEC. Thank you, bye bye, take care.